अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपकी है जीआईटी की, जो इंटेस्टाइन की है और बीमारियाँ। ये छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, लेकिन इनका ना जो कनेक्शन होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, आगे जाके ना आपको बड़ी हेल्प आउट करती हैं। एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया का अभी भी हमारे पास आई एम ऑन कॉल राइट नाउ। तो अभी भी हमारे पास एक पेशेंट पड़ा है 24 बेड के ऊपर। अब इस पेशेंट के अंदर होता पता है क्या है कि जो इंटेस्टाइनल जो ब्लड सप्लाई है वो अचानक से क्या कर जाती है, ब्लॉक कर जाती है किसी भी लोथड़े की वजह से। ठीक है? और सबसे कॉमन रीज़न क्या होता है, वही कि सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी के अंदर आपका जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपका एम्बोलस या थ्रोम्बोसिस बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्मॉल बाउल की क्या होना स्टार्ट हो जाती है, नेक्रोसिस। अब जब भी आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो बंद होती है, ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो बंद होती है, तो उसकी वजह जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उसका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इस्कीमिया। और इस्कीमिया में जब चले जाते हैं तो फिर नेक्रोसिस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, इस्कीमिया और अल्टीमेटली नेक्रोसिस। क्लियर? अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, वो इस्कीमिया की वजह से होता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल वॉल आपकी डैमेज होती हैं, जब इंटेस्टाइनल वॉल आपकी डैमेज होंगी तो उसकी वजह से जो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं वो डैमेज होती हैं। इसके अलावा जो आपकी जो म्यूकोजल है उसकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। और इसलिए इस जो कंडीशन है ना, अभी भी वो पेशेंट हमारे पास है, उसका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, बट सर्जरी वाले उस चीज़ उसको ले नहीं रहे बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यंग पेशेंट है। और पीकेएलआई वाले जो उनसे किडनी जो लिवर वाले हैं वो अभी वहाँ पे आई थिंक बेड है नहीं, जिसकी बेस के ऊपर वो उस पेशेंट को भी कहीं लिया नहीं जा रहा। जो पेशेंट उसका abdominal पेन होगा आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये मैंने आपको मेसेंटेरिक एक्यूट मेसेंटेरिक सिंड्रोम में भी मैंने आपको बताया था। एक्यूट मेसेंटेरिक में पीछे भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इतना पेन होता है शदीद किस्म का। अच्छा, पेन हो रहा होता है, आपको एब्डोमिनल फाइंडिंग्स नहीं मिलती। यानी कि जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है तो वो कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, फिजिकल फाइंडिंग में सी रेड या करंट जेली स्टूल्स मिल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ये होती है कि पेशेंट को बहुत सीवियर होता है, लेकिन जो एब्डोमिन है ना, वो आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है, टेंडर नहीं होता, सॉफ्ट होता है बिल्कुल। वो कहता नहीं जी मतलब आप जब फील करते हो तो आपको कुछ नहीं होता। सो पेशेंट जो होता है उसको क्या हो रहा है, तो सडन एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, और जो ब्लड स्टूल्स हैं वो आपको क्या मिल रहे होते हैं, करंट जेली। एंड दिस इज़ नॉट लाइक ए रूटीन वाइज, ऑफनली कभी कभी ब्लड स्टूल्स। रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, सादर सी बात है यार, एक एम्बोलस बना हुआ है आपकी एक बाउल के अंदर, आपका जो पूरा बाउल है क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है वो पूरा इस्कीमिक हुआ पड़ा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, एमआई हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, उसकी वजह से आपको रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं। अब अगर आप इसमें एक क्लासिक पॉइंट सुने ना, तो उसमें यही होता है कि आपको इस पेशेंट के अंदर स्वेयर एब्डोमिनल पेन होगा, बट जो उसकी फाइंडिंग्स है जो एब्डोमिन की है वो क्या होती है, आपकी नॉर्मल होती है। ठीक है, और ये हमेशा क्लो, अभी भी वो पेशेंट है उसको दर्द है, लेकिन जब एब्डोमिन हम उसका पालपेट करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, वो कहेगा नहीं मुझे हाथ लगाने से तो कोई मसला नहीं हो रहा, मुझे बस वैसी पेन हो रहा है। क्लियर? तो ये होता है एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंजियोडिस्प्लेजिया। एंजियोडिस्प्लेजिया में जो डिजीज़ होती है ना, उसमें जो कोलोन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एबनॉर्मल और डायलेटेड हो जाते हैं, यानी कि टॉर्शियस डायलेशन ऑफ वेसल्स लीड्स टू हेमेटोचीजिया। अब ये जो वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टॉर्शियस हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट से हो जाते हैं, मतलब टच करने पे भी ब्लीड हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी की वजह से, फ्रेजाइल की वजह से इजीली ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कॉमनली होता है वो राइट साइडेड कोलोन होता है आपका। और इस कंडीशन में जो वेसल्स की जो वॉल होती है वो इतनी थिन हो जाती है कि वो इजीली रैप्चर हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम लोअर जीआई ब्लीड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर जीआई ब्लीड। अब पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो ये होती है कि पेशेंट जो है वो यूजुअली प्रेजेंट करता है। अच्छा जी, सॉरी, पेशेंट आगे थे। अच्छा, मोस्ट कॉमनली लोअर जीआई ब्लीडिंग हम इसको हम कहते हैं जो डिस्प्लेजिया में हम पेशेंट प्रेजेंट कैसे होता है। पेशेंट को क्या हो रहा होता है, फर्स्टली हेमेटोचीजिया, यानी कि उसको जो है वो फ्रेश ब्लड आ रहा होता है, एक तो फ्रेश ब्लड आ रहा होता है रेक्टम से, ब्लीडिंग पेनलेस होती है। क्या होती है, पेनलेस। कहीं ना कहीं जो डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हो तो शायद हेमरॉइड्स हो सकता है, ठीक है ना, तो शायद वो है, लेकिन वैसा नहीं होता, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। और आपको फील हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं जीआईटी की ब्लीडिंग हो रही है। अब पेशेंट जो होता है वो एल्डरली होता है, मतलब ओल्ड एज पेशेंट होता है। दैट्स वाई जो एंजियोडिस्प्लेजिया वो स्ट्रांगली एसोसिएट करता है आपकी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ या ऑर्टिक स्टेनोसिस के साथ। ठीक है ना, और इस एसोसिएशन में आपके हाइडे सिंड्रोम भी कहा जाता है, इन सिंड्रोम्स को जो इस एसोसिएशन के साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहा जाता है। बहरहाल ये जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है या वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ है, जिसके अंदर आपका वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर जो होता है वो डेफिशिएंट होता है, और उसकी वजह से आपको जो ब्लीडिंग का जो मसला होना स्टार्ट होता है तो वो एक अलग सी बीमारी है। खैर, एंजियोडिस्प्लेजिया में आपने ये रखना है, पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ हेमेटोचीजिया, यानी कि फ्रेश ब्लड पर रेक्टम, पेनलेस ब्लीडिंग एंड इंटरमिटेंट जीआईटी ब्लीडिंग, एंड मोस्टली इन द एल्डर पेशेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया की। क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया क्या होता है कि इस डिजीज़ में जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका ये क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया है वो ही सेम कंडीशन है। इस कंडीशन में भी जो इंटेस्टाइनल कभी कभी जो है वो इसको इंटेस्टाइनल अंजाइना भी कहते हैं। इंटेस्टाइनल अंजाइना बेसिकली क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मेसेंटेरिक आर्टरीज होती है उसमें क्या हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो जब पेशेंट जो है वो खाना खाता है तो वो जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो ज़्यादा जो है वो उन्हें ब्लड चाहिए होता है। आपको पता है कि जो जेआईटी की जो ब्लड वैल्यू है, यानी कि जो उससे ब्लड चाहिए होता है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है जब हम खुराक खाते हैं, राइट। डाइजेशन के लिए आपको ब्लड चाहिए होता है ना, मूवमेंट के लिए। लेकिन आर्टरीज नैरो होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है इंक्रीज। एथेरोस्क्लेरोसिस सिलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जिसकी वजह से क्या हो जाता है इंटेस्टाइनल हाइपोपरफियूजन, यानी कि उसको ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है बहुत कम स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से सम टाइम क्या होता है नैरो होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होती है इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ आफ्टर मील। तो पोस्ट प्रेंडियल एपिगैस्ट्रिक पेन होना स्टार्ट हो जाता है खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद और पेशेंट जो होता है इसमें वो खाना अवॉइड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसको वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया के अंदर। अब इस डिजीज़ को मेडिकल जो है लिटरेचर में अक्सर फूड फेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड फेयर। जैसे आपको गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर नहीं कहते, जब आपको पेप्टिक अल्सर के अंदर आपने गैस्ट्रिक अल्सर पढ़ा होगा, उसके अंदर भी पेशेंट को होता है भी मैंने खाना नहीं खाना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसमें भी वेट लॉस की हिस्ट्री आ रही होती है। इसमें भी यही होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी जो इंटेस्टाइनल की हाइपोपरफ्यूजन होती है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। तो पेशेंट इसमें खाना खाने से मतलब डरने लग जाता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद जो सा वो पेन आपको बहुत ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में तो ड्यूरिंग होता है ना, लेकिन इसमें खाना खाने के बाद है। तो हर डिजीज़ हर किसी से डिफ्रेंशिएट करके चलनी है। नेक्स्ट वो कहता है क्रोनिक इस्कीमिया क्या होता है। क्रोनिक इस्कीमिया का जो पेशेंट होता है ना वो आपके पास आता है, पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रीमी अब्डोमिनल पेन, हेमाटोचीजिया यानी कि फ्रेश ब्लड, और माइल्ड अब्डोमिनल टेंडरनेस। क्या आती है? माइल्ड अब्डोमिनल टेंडरनेस। अब इस बीमारी में कोलोन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो परमानेंटली टेम्परेरी तौर पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हमारे जो वाटर शेड एरियाज़ होते हैं, वाटर शेड एरियाज़ कौन से होते हैं? जो स्प्लीनिक फ्रैक्चर और रेक्टम, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक बॉर्डर ख़त्म हो रहा है ना तो दूसरा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है। इसका ये जो दरमियान वाला रीजन है इसको कहते हैं वाटर शेड एरियाज़, यानी कि दो नालियों के दरमियान का जो हिस्सा जहाँ से एक नाली ख़त्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है, उस जगह पे आपका ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। और वहाँ से जो एरियाज़ को सप्लाई कर रही होती है हाइपोपरफ्यूजन स्टेट के अंदर, जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो एरियाज़ डैमेज होने की या इस्कीमिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस्कीमिया की वजह से जो आपका म्यूकोज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग होती है। और अगर आप जो उसकी ब्लड की मिकदार है या उसकी जो ब्लड है या इस्कीमिक कंडीशन है वो ठीक कर देते हैं तो वो एरियाज़ भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसके अंदर क्रीमी अब्डोमिनल पेन, क्रैम्पी अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होना, हेमाटोचीजिया, ब्लीडिंग होना बिकॉज ऑफ वाटर शेड एरियाज़ को वो कंप्रोमाइज़ कर देता है इस्कीमिया की वजह से, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट साइन आपने याद रखना है, विच इज़ थंबप्रिंट साइन ऑन इमेजिंग ड्यू टू म्यूकोजल एडिमा या हेमरेज। उसकी वजह से म्यूकोजल एडिमा या हेमरेज की वजह से आपको थंबप्रिंट साइन जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली आपने शायद रेक्टोसिग्मॉइड का जो फ्लेक्चर है वो तो नहीं सुना होगा, लेकिन सिग्मॉइड स्प्लीनिक फ्लेक्चर आपने सुना होगा, क्योंकि सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी के बीच में जो सा एरिया होती है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, विच इज़ योर स्प्लीनिक फ्लेक्चर। नेक्स्ट आ जाता है इलियस। इलियस क्या है? बेसिकली इट इज़ द इंटेस्टाइनल हाइपोमोटालिटी विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इलियस में जो इंटेस्टाइन की मोटालिटी सिस्टम होता है ना, मतलब कि अब जो फूड है उसको आगे भेजना, अब्जॉर्ब करना, उसकी मोटालिटी को देखना, वो टेम्परेरी तौर पे बंद हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, अब होता क्या है, मतलब कि कोई भी ब्लॉकेज हुई है ना, मतलब किसी उसमें जैसे मेसेंटेरिक में होगी या आपकी इस्कीमिया क्रोनिक इस्कीमिया के अंदर होती है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं होती, ठीक है। अब वो कोई ब्लॉकेज भी नहीं हुई होती, लेकिन जो इंटेस्टाइन है ना वो आपको मूव भी नहीं करता। वो कहता है इंटेस्टाइनल की हाइपोमेटालिटी हो जाती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और फ्लैटस आपका मतलब आपका जो खाना है वो नहीं आता आपको। अब उसकी वजह से जो पेशेंट है वो क्या हो जाता है, उसका एब्डोमेन विद डिक्रीज बाउल साउंड एंड एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल, यानी कि एक तो एब्डोमिनल इंटेस्टाइन की एक तो डिस्टेंशन स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा जो गैस है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब विदाउट एनी रीज़न जो है वो आगे फूड नहीं भेज रहा, तो इसी में पेशेंट जो है आपको प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ, डिक्रीज बाउल साउंड्स के साथ और नोजिया के साथ। अब ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, अब रीज़न देखते हैं। अब इसके अंदर ये कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? कोई एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से हुई हो, ओपैड्स वगैरह दे रही हो, हाइपोक्लीमिया हो रहा हो, मूवमेंट ही नहीं हो रही हो उसकी वजह से, या सेप्सिस की कंडीशन हो। इन सारी कंडीशन के अंदर आपकी जो गट की मोटालिटी है, जो इंटेस्टाइनल मोटालिटी है वो क्या हो जाती है? कम।
क्लियर। और एब्डोमिनल सर्जरी के बाद जो टेम्परेरी बाउल पैरालिसिस होती है ना, उसे कहते हैं हम पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। सो नो ट्रांजिशन जोन ऑन इमेजिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? बाउल रेस्ट देना होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमें ठीक करने होते हैं और कोलिनर्जिक हमें ड्रग देने होते हैं ताकि हमने हमारी जो इंटेस्टाइन की मोटालिटी है वो क्या हो ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस ना। ये बेसिकली होता कि इसमें सीनियर प्री मेच्योर इन्फेंट्स, यानी कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाए ना, मतलब उनके वीक्स पूरे ना हुए हों, 8 महीने में 7 महीने में, खैर वो तो ज़्यादा ही प्री मेच्योर हो जाते हैं, तो उसमें जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फार्मूला फेड इन्फेंट्स विद इमेच्योर इम्यून सिस्टम। अब उनका वहाँ पे इम्यून सिस्टम भी नहीं होता, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन, इस्कीमिया या नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम एंड प्रॉक्सिमल कोलन which leads to pneumatosis intestinalis around एरोइन न्यूमोपेरिटोनियम पोर्टल वेन गैस। यानी कि इस पेशेंट में ना, आपके प्री मेच्योर पेशेंट है ना, अब उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमनली इफेक्ट करता है ना इस पेशेंट में, जो इंटेस्टाइनल वॉल सही तरीके से उसकी इन्फ्लामेशन या इस्कीमिक या नेक्रोसिस जो है वो डेवलप हो रही होती है, तो कॉमनली जो इफेक्ट करता है जो साइड होती है वो आपकी टर्मिनल इलियम होती है या प्रॉक्सिमल कोलोन होती है, तो इस रीजन को सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। अब जब गैस इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर अकोमुलेट हो जाती है ना, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं न्यूमाटोसिस इंटेस्टाइनैलिस। प्री मेच्योर न्यूनेट्स में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो सेम वही है कि इसके अंदर जो एब्डोमेन है उसका साइज़ बढ़ जाता है, फीडिंग इंटॉलरेंस हो रही होगी, ब्लड स्टूल होगा और लेथार्ज होगी। अब ब्लड स्टूल आपको पता है वो इस्कीमिया की वजह से होना स्टार्ट हो जाती है, और स्वेयर केसेस के अंदर आपको कहीं ना कहीं इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी देखने को मिल जाती है। एक्सरे के अंदर अभी जो ये साइन लिखा हुआ है न्यूमाटोसिस इंटेस्टाइनैलिस, ये हमें एक्सरे के ऊपर नज़र आता है, यानी कि जो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर की तरफ हमें क्या नजर आने होती हैं? गैसेस। अब ये आपने की पॉइंट याद रखना कि अगर आपको कहीं हिस्ट्री दी जाए कि पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, फीडिंग इंटॉलरेंस, ब्लड स्टूल, लेथार्जी, प्री मेच्योर बेबी एंड ऑन एक्सरे देयर इज अ न्यूमाटोसिस इंटेस्टाइनैलिस, तो आपने कहीं ना कहीं आपने गौर करना है कि आइदर दिस इज अ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस विच इज अ हॉलमार्क साइन ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस क्या है? बेसिकली इन्फ्लामेशन, यानी कि जो रेक्टम की म्यूकोजा है उसकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है? इन्फ्लामेशन। यूजुअली इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होती है, इधर नजरिया, गोनोरिया, क्लैमिडिया, कंपैक्टर, शिगेला, सल्मोनेला, HSV है, CMV है, साइटोमेगालोवायरस, इसकी वजह से आपको कॉज हो सकती है। सम टाइम आपको रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है, केमोथेरेपी पे आप हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है। क्लिनिकली जो पेशेंट होता है वो रिपोर्ट क्या कर रहा होता है? एक तो उसको बहुत ज़्यादा रेक्टल पेन होता है। क्या होता है? रेक्टल पेन के साथ साथ उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। टेनेस्मस, ये एक वर्ड है। टेनेस्मस का मतलब है बार बार स्टूल की फीलिंग आना लेकिन आना नहीं। वो कहता है जी मुझे ब्लड आ रहा है लेकिन स्टूल नहीं आ रहा, मुझे फील हो रहा है कि स्टूल आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा। ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल पेन, साथ साथ उसका जो म्यूकस है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। अब जब हम उसकी प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, जब हम देखते हैं उसमें रिवील क्या होता है? इन्फ्लेम्ड रेक्टल म्यूकोजा। जो उसके म्यूकोज हैं वो क्या होते हैं? इन्फ्लेम्ड होते हैं। अब उस इन्फ्लेम में आपको ये अल्सर्स भी देखने को मिल जाते हैं, वेसिकल्स भी। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हर्पीज़ इन्फेक्शन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, इसमें हमें वेसिकुलर लीजन्स देखती हैं। ठीक है, जो डायग्नोसिस में आपकी हेल्प आउट कर रही होती हैं। रेक्टल स्वैब्स आर यूज टू डिटेक्ट अदर इन्फेक्शन इटियोलॉजीज। जिस तरह हम अदर स्वैब्स टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से हम जब रेक्टल स्वैब करते हैं तो हम उसके अंदर भी इन्फेक्शन को रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन कॉमन सी बात यह है कि अगर वेसिकुलर लीजन्स हमें नज़र आ रही हैं तो विच इज लीड्स टू द हाइपर सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, प्रोक्टाइटिस के लिए। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है? स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि छोटी आंतों की ऑब्स्ट्रक्शन होना। मतलब स्मॉल मतलब आपने कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा ना तो आपने आपका क्लियर जहन जाना चाहिए ल्यूमन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जा रहा है किसी की भी वजह से। वल्वुलस हो रही है, ल्यूमन ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ल्यूमन ब्लॉक, किसी पे बैंड पड़े हैं, लैड बैंड पड़े हैं, ल्यूमन ब्लॉक, इंटरसेप्शन हो रहा है, ल्यूमन ब्लॉक, मतलब कहीं ना कहीं है तो ल्यूमन आपका वहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहता है। अब उस ब्लॉकेज की वजह से वो कहता है कि इसको इंटेस्टाइनल के जो कंटेंट है वो क्या हो रहे हैं? अकोमुलेट। नॉर्मल फ्लो ऑफ इंटरल्यूमिनल कंटेंट इज इंटरप्टेड, फ्लूइड अकोमुलेशन एंड इंटेस्टाइनल डायलेशन प्रॉक्सिमल टू ब्लॉकेज एंड इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन डिस्टल टू ब्लॉकेज। यानी कि इसके अंदर हमें एक इंटेस्टाइन की क्या देखने को मिल रही होती है? कंटेंट जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? अकोमुलेट, फिर इंटेस्टाइन की डायलेशन हो रही होती है। प्रॉक्सिमल बाउल मतलब ऊपर वाले जो बाउल होते हैं वो क्या हो रहे हैं? डायलेट होते जाते हैं ऊपर वाले, और जो डिस्टल बाउल है वो आपका क्या हो रहा होता है? उसकी क्या होती है? वो कोलैप्स हो जाता है, जो डिस्टल आगे वाला होता है। तो जो ब्लड फ्लो होता है वो उसी तरीके से क्या हो जाता है? कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो ड्यू टू एक्सेसिव डायलेशन स्ट्रैंगुलेशन में लीड टू इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस और परफोरेशन। सारी बात है उस जगह के ऊपर जब उसकी ना ब्लड है
ऑक्सीजन नहीं है, टिश्यूज़ अब डेथ हो रही है और साथ साथ आपका जो उसका साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, तो सारी बात उसने परफोरेट होना है ना, तो वो परफोरेट होता है। तो जो कॉमन कॉजेज़ होती हैं इसके अंदर आपकी, वो कहता है काज बाय इंट्रापेरिटोनियल एडहेजन, यानी कि फाइब्रस बैंड्स ऑफ स्कैर टिश्यूज़, यानी कि एडहेजन हो सकते हैं, विच इज़ मोस्ट कॉमन। आपने याद रखना है कि आपकी जो इंट्रापेरिटोनियल एडहेजन्स हैं ये सबसे ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा ट्यूमर या हर्नियाज भी हो सकते हैं इन रेयर केस, ठीक है, हर्नियाज या ट्यूमर भी काज कर सकते हैं। क्लिनिकल में आपको, अच्छा, बच्चों के अंदर वो कहता है मेकोनियम प्लग इन न्यू बॉर्न्स, यानी कि जो पखाना है वो, मेकोनियम का मतलब ये होता है कि बच्चे को 24 से 48 घंटे के अंदर जो पहला पखाना आता है उसको हम कहते हैं मेकोनियम। अगर नहीं आ रहा, तो अगर वो बच्चे को नहीं आ रहा तो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं, अब वो साफ सी बात है, वो आपने सिग्माइड कोलॉन या टॉक्सिमेगा कोलॉन के अंदर भी आपने पढ़ा है कि वो पखाना नहीं आता, तो इसके अंदर भी आपको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देखने को मिलती है। अब एक्सरे साइन के अंदर अपराइट एब्डोमिनल एक्सरे शोज एयर फ्लूइड लेवल्स, ठीक है। एंड अब ये सबसे कॉमन जो कॉज होती है ना इसके अंदर, वो आपकी पोस्ट सर्जिकल एडिशंस होती हैं, यानी कि सर्जरी के बाद होने वाली एडिशंस कॉम्प्लिकेशंस होना। तो मैनेजमेंट में आपको जीआईटी की कंप्रेशन देनी होती है, वॉल्यूम रेसिस्टेशन करना होता है, या आपकी उसकी मोडालिटी या सिरप वगैरह आपने ऐसे देने होते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपने उसको सिम्टोमेटिकली पहले ठीक करना होता है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, ब्लीडिंग ना हो, अनीमिया ना हो, एचबी मेंटेन कर रहा हो, उसको आपने सिरप वगैरह देने होते हैं, डुफ्लक वगैरह देना होता है, सैनिक वगैरह देना होता है, ताकि उसकी मोडालिटी जो है वो बेहतर हो सके, और बाउल रेस्ट देना होता है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखे, सख्त गज़ा ना खाए। लास्ट वन इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। नॉर्मली जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया बेसिकली कम होते हैं नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में जो बैक्टीरिया है वो अब नॉर्मली ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली लो क्लोनिकल काउंट, रिस्क फैक्टर इंड्यूस अल्टर्ड पीएच। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और जो डाइजेशन होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब जब आपकी जो डाइजेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मॉल ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि आपकी फूड इसी तरीके से ऑब्जॉर्व नहीं हो रही, और आपको विटामिन की जो है वो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब इन बैक्टीरियाज़ की वजह से, अनडाइजेस्टेड की वजह से, जो आपको बैक्टीरिया वो आपका विटामिन B12 भी सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। अब जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा क्या शिकायत कर रहा होता है, विच इज़ क्रोनिक डायरिया, ठीक है। जो आपका पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है क्रोनिक डायरिया, ब्लॉटिंग, फूड सही तरीके से ऑब्जॉर्व नहीं हो रही, फ्लैटुलेंस, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना। ये तो एक क्लासिक सा सिम्टम है ना। और सीवियर केसेस के अंदर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। मतलब पीपीआई यूज़, मतलब एसिड को कम करने के लिए, उसकी वजह से जो आपको बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। एनाटॉमिकल स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, एडिशंस, फिस्टुलास, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या ब्लाइंड लूप, इसकी वजह से डिसमोटालिटी, गैस्ट्रोपायरेसिस, इम्यून इमीडिएटेड, मतलब आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन याद रखनी है, ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस, एब्डोमिनल पेन, क्रॉनिक वाटरी डायरिया, मॉल ऑब्जॉर्प्शन इंक्लूडिंग विटामिन B12। ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, लेकिन पढ़ना तो फिर भी सारा है। डायग्नोसिस में आपने याद रखना है कि इंटरेस्टिंगली के जो कॉमन टेस्ट होता है वो हम कार्बोहाइड्रेट ब्रेथ टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया, जो भी आपके बैक्टीरिया आपकी जो फर्मेंटेशन बना रहे होते हैं ना, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, वो आपका जब आप सांस लेते हैं, आप ब्रेथ करते हैं, बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो उसके अंदर वो डिटेक्ट हो जाता है। यानी कि जो बैक्टीरिया आपके फर्मेंटेशन बना रहे होते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। सो ऑल जितनी भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स थी वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है कोलोन की तरफ। थैंक यू।